नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। चलते हैं आज के मुद्दे की ओर, बात कर लेते हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम के बदलने के बाद की बात। जी हां, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गौड़ रानी कमलापति के नाम पर होने के बाद अब हबीबगंज थाने का नाम भी बदला जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस थाने का नाम बदलने का प्रस्ताव आया है, इस पर विचार किया जाएगा। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश में यूपी के बाद से लगातार नाम बदलने की जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की प्रक्रिया सबसे पहले जो है वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी, लेकिन मध्य प्रदेश पर भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है, जहां पर नर्मदापुरम नाम बदलने की यहाँ पर एक मांग उठी थी होशंगाबाद के नाम को, तो वहीं ईदगाह हिल्स का नाम बदलकर गुरु नानक चौराहा जो है उनका कहने की बात सामने आई, करने की बात की गई थी। तो ऐसे में ही अगर देखा जाए तो अब हबीबगंज का नाम बदलकर जो है रानी कमलापति के नाम पे रखा गया है। तो क्या यहाँ पर सरकारें अभी भी आगे भी नाम और बदलेंगे और इससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या यहाँ पर डिफरेंस आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उमेश शर्मा जी, अमित शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश चौधरी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही पैनल पे बहुत स्वागत है। पहले तो सबसे पहला सवाल मेरा उमेश जी आपसे रहेगा, अगर देखा जाए तो नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में क्या फर्क आ जाता है नाम बदलने से? आपको लगता है कि जो पुराना अस्तित्व है उसका वही खत्म हो जाता है? नहीं, नाम बदलने के पीछे किसी का अस्तित्व मिटाने की भावना नहीं है। अभी तो उसके पीछे की भावना यह होती है कि जो अस्तित्व मिटा दिए गए थे और बलात् रूप से मिटा दिए गए थे, तलवारों के बल पर मिटा दिए थे, आक्रांताओं के द्वारा मिटा दिए थे, आतताई लोगों के द्वारा मिटा दिए गए थे। और उस समय मिटा दिए गए थे कि जिस समय उनको परास्त कर दिया गया था, जैसे रानी कमलापति जी का उदाहरण है। तो रानी कमलापति जी का तो मुझे लग रहा है कि पूरा राज्यपाल जो है वो अफगान का जो मोहम्मद था उसने सब छीना चपटी करी और उसके बाद वो हबीब को दान दे लिए। तो मुझे लग रहा है कि संदर्भों को सुधार करने के लिए ये आवश्यक होता है। और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम जो करण करा गया, मुझे लग रहा है कि वो तो बहुत ही अभिनंदनीय प्रयास है। और जहां तक अनन्या जी अभी आपने हबीबगंज थाने का जिक्र करा है, तो अभी गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार की भावना के कुछ लोगों ने ज्ञापन दिए हैं और ये प्रस्ताव विचाराधीन है, इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय लिया नहीं गया है। चलिए अमित शर्मा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि यहाँ पर लगातार नाम चली बदले भी जा रहे हैं, तो कांग्रेस राजनीति क्यों करती है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहली बात तो आपके शब्दों से ये आपत्ति है कि कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है। राजनीतिक दल है, राजनीति तो होगी, और अगर आवाज उठाना राजनीति है तो ये राजनीति ऐसी कांग्रेस करती आई है और करते रहे। दूसरी बात के जो जिस सरकार के नुमाइंदे जाकर गृह मंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि हबीबगंज थाने का नाम रानी कमलापति थाना कर दिया जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मिटाओ और बनाओ, मिटाओ बनाओ की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। इन्होंने पहले से ही यही काम मिटाओ और बनाओ के करे हैं। तो मुझे शर्म आती है कि ये ज्ञापन अगर जो लोग गृह मंत्री जी को दिया था वो अगर मुख्यमंत्री को देते कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में रानी कमलापति का एक यादगार अंश एक महल के तौर पर बचा है, अगर वो उसको व्यवस्थित और सुसज्जित हो जाता तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के लोगों को और भोपाल संभाग के लोगों को और आम जनता को एक सौगात मिलती और याद बनता। लेकिन चूंकि नाम बदलने की राजनीति के आधार में कहीं ना कहीं उनको राजनीति करनी है हिंदू और मुसलमान की, तो मैं समझता हूं कि ये न जाने कौन सा शासन चल रहा है कि जब इस तरीके से आज मध्य प्रदेश के आर्थिक हालात खराब हैं, देश के आर्थिक हालात खराब हैं, लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन हम नाम बदलने के श्रेय लेने की होड़ में, क्योंकि चुनाव आए तो हम नाम बदलने का श्रेय लेना चाहते हैं। कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है रानी कमलापति जी का नाम रखा जाए या पहले हबीबगंज हबीबुल्लाह के नाम से रखा गया हबीबगंज हो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा तो बस ये है कि हबीब साहब ने वो भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने जमीन दी थी, उनके नाम से जो हबीबगंज स्टेशन रखा गया था आज रानी कमलापति के नाम से है। कल कोई और पावरफुल आएगा तो मैं समझता हूं कि वो राजा भोज रख देगा, कल कोई और एक बलशाली व्यक्ति होगा तो वो किसी न किसी के नाम से बदलने और परिवर्तन करने की राजनीतिक आधार को लेकर परंपरा चलती आएगी। मैं विषय की निंदा करता हूं कि नाम बदलने की आड़ में राजनीति बंद करें और जनता के हित के लिए काम करें। चलिए राजेश चौधरी जी, अगर देखा जाए तो यूपी से शुरुआत हुई थी इस नाम बदलने की प्रक्रिया की, चलिए
उमेश जी, अब तक आपके पास मैं जुड़ जाती हूँ, हमारा संपर्क जो है थोड़ा टूट चुका है, मैं फिर संपर्क साधेंगे। उमेश शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आखिर हो क्या जाएगा नाम चेंज करने से? किस लिए नाम चेंज हो रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा जनता में और भावनाओं में? नहीं, नाम चेंज होने से जो अंतर आता है वो सबसे बड़ा अंतर तो ये आता है कि जो हमारे ऐतिहासिक चरित्र रहे हैं, जो विस्मृत कर दिए गए हैं, और विस्मृत भी करे गए हैं तो तलवारों की नोक पर करे गए हैं, और विस्मृत करे गए हैं तो दुर्भावनापूर्ण ढंग से करे गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब इन संदर्भों को सुधारा जाता है तो इन संदर्भों को सुधारने से जो वर्तमान पीढ़ी है उसको ये संज्ञान में आता है कि भारतवर्ष के अंदर कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारे नायक कितने महानतम रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनके प्रति जो अवमानना एक कालखंड में हुई है उस अवमानना को दुरुस्त किया जाता है, और इससे समाज के अंदर हबीब के नाम से किसी को प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी, रानी कमलापति का नाम प्रेरणा प्रदान करने वाला है। और मेरे विद्वान मित्र अमित जी जिस बात की चिंता कर रहे थे कि गिन्नौर के किले का भी संधारण मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात की स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि जो रानी कमलावती जी का किला है जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है उसका संरक्षण करा जाएगा और उसको नवसिंगारित करा जाएगा, उसको पुनर्विकसित करा जाएगा। तो मैं अमित भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छे विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराए, और उनको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि इस प्रकार का निर्णय कर लिया गया है और मुख्यमंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर इस काम को करवा रहे हैं। जी, चलिए, राजेश चौरी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। राजेश चौरी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर कि आखिर ये नाम बदलने से हो क्या जाएगा? आपको नहीं लगता कि जो नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है यूपी से, अगर अभी भी ऐसी चलती रही तो ऐसे में कहीं पुरानी पहचान जो खत्म तो नहीं हो जाएगी? इस वाले मामले में नाम का सवाल है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रेलवे स्टेशन का नाम बदला है ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बदला गया है, और अगर इस इतिहास को देखा जाए जो कि इस भोपाल के इस इतिहास को नहीं पढ़ाया जाता है, नहीं बताया जाता, ये एक चिंता की बात है। असली इतिहास ये है कि एक दोस्त मोहम्मद खान थे जो कि वर्जाई कबीले के थे, अफगानिस्तान का एक छोटा सा इलाका था, वहां से आए थे कुछ 50-60 घुड़सवारों को लेकर, और इतनी बड़ी घटना हुई थी। आप देखिए एक किताब है, मुख्यमंत्री जी ने जो कहानी लिखी है उससे डिफरेंट एक कहानी है जो बाणगंगा से हलाली नाम की किताब है, उसको अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कैसे जगदीशपुर का नाम इस्लाम नगर हुआ, कैसे बाणगंगा का नाम जो है हलाली नदी बनाया गया, और कितने लोगों की उसमें जान गई। बहुत सारे राजा शहीद हुए उसमें, क्योंकि अचानक होली का सेलिब्रेशन चल रहा था और उनको मारा गया था। तो अब ऐसे में भाजपा जो है हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, और इस मामले में बस ये है कि क्योंकि रानी कमलापति पद्मिनी से कम नहीं थी, अगर पद्मावती या पद्मिनी की हम बात करते हैं, हमेशा जौहर की बात करते हैं, तो उस जौहर से कम इनका सेक्रीफाइस नहीं था। तो ऐसे में अगर हमने नाम बदल दिया तो इसमें ना कायदे में कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आनी ही नहीं चाहिए, और ना ही बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए। आपने किया और सारे दलों को इसका समर्थन भी करना चाहिए और बीजेपी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी बात है, बख्तियार खिलजी के नाम पे वो स्टेशन है जिसने पूरे नालंदा को ध्वस्त कर दिया, 10-12 हजार लोगों को मारा। हमारे देश में क्या सिस्टम है बताइए, जिस आदमी ने हमारे इतने बड़े विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया उसके नाम पे हम स्टेशन, रेलवे स्टेशन है हमारा। तो ये हमारी कहीं ना कहीं हम लोगों की, हमारा जो मानसिक गुलामी का जो हमारा कैरेक्टर है वो दिखाता है। तो ऐसे में कुछ गलत नहीं है कि अगर कुछ ऐसा किया गया है। जी अनन्या जी। जी, तो अगर ऐसा मैं बिल्कुल सर, अगर यहाँ पे देखा जाए कि जिस तरह से अभी भाजपा ने इतना बड़ा कार्यक्रम करा, बिरसा मुंडा जी की इतनी बड़ी गौरव दिवस मनाया, कांग्रेस ने भी एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पर जबलपुर में किया, ऐसे में चलिए मान लिया कि महानायकों के बारे में जो है पार्टियां सोच रही हैं, राजनीतिक दल सोच रहे हैं, उसको अगर राजनीति से अलग हटा के भी देख लिया जाए तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन इनके जो वंशज हैं, यानी कि बिरसा मुंडा की इनकी पीढ़ी जो है कहाँ पर है, क्या पता राजनेताओं को कहाँ इनकी पीढ़ी है? अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी यहाँ पर बिरसा मुंडा की जो वंशज है, परपोती जो है वो सब्जी बेची नजर आ रही थी। तो ऐसे में इनका ख्याल दोनों पार्टियों को नहीं आया। नहीं, पर आपको इस मामले में बताएं, टंटिया भील के मामले में आपको बताएं, बिरसा मुंडा की हमें इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि झारखंड का अपना उतना वास्ता नहीं रहा, पर टंटिया भील के परिवार को खोज निकाला गया है, उनके परिवार से संपर्क हो रहा है, उनको जो भी जिस तरह की भी, क्योंकि उषा ठाकुर जी जो हैं, जो अभी मंत्री हैं, वो और उनके भाई, उनके भतीजे लगातार कई मीटिंग कर चुके हैं और उनके घर को संग्रहालय बनाया जा रहा है। किस तरह से उनका जो है वित्तीय पोषण हो जाए उसकी व्यवस्था की जा रही है, और ये ज्यादा जरूरी है। आपने टंटिया भील की तो पूजा कर ली, लेकिन टंटिया भील के रिश्तेदार अगर समझ लीजिए गरीबी हालत में रहेंगे
तो वो टंटिया भील की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। तो बिरसा मुंडा के बारे में भी ऐसा ही करना चाहिए। और रानी कमलापति के भी अगर कोई वंशज बच्चे हैं, वैसे शायद नहीं है लेकिन बच्चे हैं, तो उनका भी ध्यान करना चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राजनीतिक वैमनस्यता नहीं आनी चाहिए, ऐसा बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि सामने वाली दूसरी पार्टी जो नाराज होती है, तो वो चिंता की बात है। जी चलिए, अमित शर्मा जी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने चलिए सवाल नहीं उठाया इस बात पे इतना ज्यादा कि ठीक है अगर नाम चेंज हो रहे हैं तो हो जाने दीजिए, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने कई बार जो है ऐसी बातें कही हैं। कुछ समय पहले जो है रामेश्वर शर्मा की कई सारी मांगे आई थी, कई सारे नामों को बदलने को लेकर, होशंगाबाद का नाम बदलने को लेकर, यहाँ पर ईदगाह हिल्स को ईदगाह का नाम जो है चेंज करने के लिए उन्होंने मांग उठाई थी। ऐसे में कई नाम ऐसे बदलते हैं, तो ऐसे में नाम बदलने पर कांग्रेस का क्या जवाब रहेगा कि आखिर ये नाम बदलना सही और गलत क्यों मानती है कांग्रेस? रामेश्वर जी क्या कह रहे हैं और कह रहे हैं, इस बात का उत्तर देने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है। और रामेश्वर शर्मा जी तो फिर क्या है, अपनी कुर्सी बचाने को और 4-10 सिक्योरिटी के गनमैन साथ चले, ये उनकी प्रक्रिया है हिंदू और मुसलमानों की बात करने की। ये उनकी दिन प्रतिदिन एक दिनचर्या है, वो जो निरंतर करते आए हैं। उनके मुंह पर करारा जवाब ही नरेंद्र मोदी दे गए हैं, जब भोपाल के आलोक शर्मा पूर्व महापौर 100-150 बुरखे वाली हमारी मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लेकर खड़े रहे, तो उस बात का जवाब तो फिर उन्हें दिया है। दूसरी रही बात नाम परिवर्तन करने की, तो रानी कमलापति जी का नाम रखा गया। ये हम कांग्रेस पार्टी को ना इस पर कोई आपत्ति पहले थी, ना है और ना रहेगी। निश्चित तौर पे हम तो उस कांग्रेस पार्टी से नाता रखते हैं जिसने उंगली कटाकर शहीदों में नाम नहीं लिखवाया है भारतीय जनता पार्टी की तरह और आरएसएस के लोगों। और मुझे बहुत अच्छा लगता कि मैं प्रशंसा करता हूं कि रानी कमलापति जी का नाम रखा गया, लेकिन मुझे और भी जब अच्छा लगता कि हमारे जो वीर शहीद हैं, अगर जिन्होंने बॉर्डर पर पाकिस्तान से लड़ते हुए या देश में वीर गति को प्राप्त हुए ऐसे लोगों के नाम रखे जाते। मुझे खुशी होती कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी पंडित शंकर दयाल शर्मा जी, जो मध्य प्रदेश भोपाल का ही नहीं ये देश का बड़ा नाम होता, अगर उनके नाम से भी कोई एक बड़ा स्थान चिन्हित करके रखा जाता, तो निश्चित ही ये तो भ्रमित की स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की थी कि अटल बिहारी वाजपेयी रखा जाए, कि बरसुंडा महाराज का नाम रखा जाए, कि रानी कमलापति का नाम रखा जाए। ये तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने बड़े बड़े कटआउट मोदी जी और शिवराज जी के लगाकर भगवान बिरसा मुंडा जी का फोटो छोटा कर दिया जाए। ये तो स्पष्ट होता है कि चूंकि आने वाले समय में कोविड के समय जो लाशें हैं, जो दुर्दशा थी मध्य प्रदेश की और देश की, उसको किस तरीके से ध्यान आकर्षित न कर उसको ध्यान भ्रमित किया जाए, तो इस तरीके से कृत्य भारतीय जनता पार्टी करती आई है और करती रहेगी। और निश्चित ही रानी कमलापति के स्टेशन का नाम जो रखा गया, कांग्रेस उसको स्वागत कर। चलिए, उमेश शर्मा जी, मंडला में गौरव दिवस का समापन होने जा रहा है, इसका स्वरूप किस तरह का रहने वाला है? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया अनन्या जी, किसका स्वरूप? मंडला में गौरव दिवस का समापन होने जा रहा है सर, कैसा स्वरूप रहेगा इसकी पूरे कार्यक्रम का? जी, एक तो राजेश जी भाई साहब ने बहुत ही, मुझे लग रहा है कि सकारात्मक और सार्थक विषय रखा है अनन्या जी, और मैं उनको बहुत विनयशीलता के साथ आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी श्रेय और प्रेय की राजनीति में पड़ना नहीं चाहती है। और हम कभी भी इस प्रकार के विषय जो हमारे भावनात्मक मुद्दे हैं, और चूंकि इस तरह के विषय तो हमारे वैचारिक अधिष्ठान से जुड़े हुए विषय हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का रूपांतरण हुआ था 6 अप्रैल 80 को, तब हो या जिस समय हम लोग 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के रूप में एक राजनीतिक इकाई के रूप में आकार दिया था, तब हो। तब से हमारा जो मूल भाव है वो अंत्योदय का है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का उदय होना चाहिए। तो ये सारे क्रियाकलाप उसी वैचारिक अधिष्ठान को समर्पित है। और मैं राजेश जी भाई साहब को आश्वस्त करता हूं कि हम श्रेय और प्रेय की राजनीति से बचेंगे और हम इसको राजनीति का विषय मानते भी नहीं है। और दूसरा जो आपने कहा है कि जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम को मंडला में जिस प्रकार का भोपाल में बहुत भव्य स्तर पर इसको करा गया, उसी दिव्य भाव के साथ मंडला के अंदर इसका समापन किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे माननीय मंत्रीगण वहां पहुंच रहे हैं। और मंडला के अंदर चूंकि गढ़मंडला की रानी दुर्गावती तो मुझे लग रहा है कि विश्व प्रसिद्ध नायिका रही है, जिनका भारतवर्ष में भी गौरव है। तो वहां पर एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की संकल्पना और आयोजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी। अनन्या जी, चलिए, राजा चौधरी जी, अगर
इस पूरे नाम बदले को हटाकर अगर इसको देखा जाए यहाँ पे, तो इस वक्त आदिवासियों पर कुछ खासा फोकस दोनों दल बना के बैठे हैं और विशेष वर्ग को। ऐसे में बात कर लें, दलित की बात करें, चाहे किसी भी समाज की बात करें, यहाँ पर ये पिछड़ा वर्ग जितना भी है ये बहुत ज्यादा फोकस में है। तो साफ बात है पंचायत चुनाव और साथ ही भी 2023 दोनों की तैयारियों में दोनों पार्टियां हैं, साफ बात है। ऐसे में इस बात को लेकर जो है लगातार फोकस बना हुआ है। अब इसको हम विकास के उसमें देखा जाए, ये अच्छा है, या फिर सिर्फ राजनीति के अंदर देखा जाए, फिर वोट बैंक की राजनीति है बस खाली है? देखिए, हम तो ये कहेंगे भले ही वोटों के लिए आज आदिवासी याद आ रहे हैं दोनों पार्टियों को, लेकिन चलो कम से कम आज सिर्फ वोट के लिए उनसे बात नहीं हो रही है। आज उनके लिए बिल्कुल उनके साथ जोड़ा जा रहा है, उनके साथ लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि उनको कैसे उन लोगों को लगे कि ये पार्टी आपकी अपनी है। इससे कहीं ना कहीं उस जो आदिवासी वर्ग है उसका भला होगा। और देखिए, आदिवासी जो है ना, वो इस तरह का इंसान होता है, वो प्यार का भूखा होता है। जैसा शहरों में होती है वो स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, प्यार से जिसने खरीद लिया तो उसके हाथ बिक जाएंगे। वो बिकने का मतलब यहाँ गलत सेंस में नहीं है। बिकने का मतलब ये है कि अगर आपने उसको प्यार दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया, जिस पार्टी भी, ये जो पार्टी भी एक साबित करने में सफल हो गई कि हम तुम्हारे साथ है, वो उनके साथ हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इससे उस आदिवासी समाज का भला ही होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सिर्फ बिरसा मुंडा की जयंती कर लेना, सिर्फ रानी कमलापति स्टेशन का नाम बदल के उनके नाम पे कर देने से भला नहीं होगा। भला तब होगा जब हम एक उन तक लगातार बिल्कुल 365 दिन 24/7 हमारे लोग जो है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, ये लगातार उनके साथ लगे रहे। वहाँ पे एक जो समस्या है, बहुत बड़ी शराब की समस्या है, शराब के कारण क्राइम होते हैं। तो कम से कम इन जो छोटी छोटी बहुत जो आधारभूत चीजें, इन पर ध्यान दिया जाए और तब उनका विकास होगा। फिर उनको आप मेन स्ट्रीम में, जैसे अभी इन्होंने वो जो उसके लिए किया है कि आपको गाड़ियां लोन पे देंगे और उससे जो राशन होता है, जो ये कंट्रोल के राशन, ये आपके घर घर पहुंचेगा। तो इससे ये पक्की बात है कि हर 2-4 गाँव पे एक गाड़ी खरीदेगा, तो गाड़ी खरीदेगा तो वो इस पे भी चलाएगा और दूसरे कामों में भी चलाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका आर्थिक उसकी उन्नति होगी और आर्थिक उन्नति ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा। अब देखिए, एक और बात है कि सेना के लोग बहुत परेशान हैं कि वहाँ के लोग सेना में भर्ती नहीं होते हैं। ये लोग वहाँ जाके रैली करते हैं तो बाहर के लोग अपने डोमिसाइल बना के वहाँ पहुंच जाते हैं। पर आज भी अलीराजपुर, झाबुआ और जितने भी आदिवासी इलाके हैं उनमें वैसा उत्साह नहीं है। तो कांग्रेस और बीजेपी का ये भी एक काम है। ये तो ओरिजिनल लड़ाके हैं, मतलब ओरिजिनल इनके मन में, इनके जेनेटिक्स में लड़ना और बहादुरी है। तो आप इनको सेना में आने के लिए प्रोत्साहित करें। और ये छोटी छोटी चीज, अच्छी पॉलिटिशियन जितने अच्छे से कर सकता है उतने अच्छे से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये उमेश शर्मा जी भी मानेंगे, अमित शर्मा जी भी मानेंगे, क्योंकि नेता जो है अंतिम व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो अब उनका पूरा विकास करना जरूरी है। सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित रहेंगे तो बहुत लंबे समय नहीं चलेगी वो राजनीति, अगर कार्यक्रमों तक सीमित रह गए। क्योंकि अब आदिवासियों में भी बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, उनके इंदौर में, भोपाल में, रायपुर में, सब जगह पढ़ते हैं, जबलपुर में, और अच्छे मतलब दूसरे लोगों के साथ बैठते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, राजनीति शास्त्र भी पढ़ रहे हैं। तो अब उनको सब समझ में आ रहा है, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। तो इसलिए हमें उनके लिए ठोस करना पड़ेगा, सिर्फ कार्यक्रमों से काम नहीं चलेगा, ये पक्का है जी। चलिए अमित शर्मा जी, अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार जो है आरोप लगाती है कि सरकार विरोधी थी इन सब चीजों में, लेकिन अब तो कई सारे कार्यक्रम हो गए, यहाँ पर कई सारी योजनाएं भी आ गई हैं। लेकिन जिस तरह से राजीव जौहरी जी ने कहा कि एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम यहाँ पर सरकार को करना चाहिए, विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है, उसकी क्या रुख है इस पर? ये निश्चित तौर पे मैं जो राजेश जी ने कहा, मैं उनकी बात से वाकयात रखता हूँ, सहमत हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। वो कहावत है कि कम से कम 15 वर्षों के बाद आज शिवराज सिंह चौहान जी को रानी कमलापति और भगवान बिरसा मुंडा जी की याद और जयंती से जो राजनीतिक पृष्ठभूमि का आधार बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की जो प्रयास किया है, कहीं ना कहीं अगर मन की अंतरात्मा कहीं झंझोड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चंद लोगों का तो कम से कम इसमें एक भला होने की शुरुआत होगी। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और रही बात भगवान बिरसा मुंडा से लेकर और तमाम आदिवासी नेताओं का और बलिदानिक पुरुषों का,
हमेशा पिछले बार मंडला में कांग्रेस ने ओमकार सिंह मरकाम के नेतृत्व में मनाया था पूरी कांग्रेस ने, उससे पहले झाबुआ में, उससे पहले अलीराजपुर में और उससे पहले छिंदवाड़ा में। लगातार ये तो नित्य निरंतर ही कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का इन कार्यक्रमों को लगातार करती आई है और हम करते आएंगे, चाहे हमारी सरकार रही हो या सरकार न रही हो। इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्षण भर के लिए कांग्रेस प्रयास नहीं करती है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि अगर 15 वर्षों बाद आज आदिवासियों की याद आई है तो निश्चित तौर पे सरकार को जब ध्यान आकर्षित होता है तो जनजाति के लोगों का कुछ ना कुछ भला होने का प्रयास होगा। चलिए उमेश शर्मा जी, अगर इसी बात को मैं दोहराऊं आपसे कि राजेश जौहरी जी ने कहा था अभी कि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें जागरूक करना और रोजगार देना जरूरी है। चलिए मान लिया कि सरकार योजना चला रही है, लेकिन इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जागरूक करने के लिए और क्या सरकार के प्रयास रहेंगे आगे? चौहान जी की सरकार हो जो 17-18 साल के कार्यकाल वाली, या प्रधानमंत्री जी का 7-8 साल के कार्यकाल वाली सरकार हो, दोनों ही सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि समाज में जो भी वर्ग गैर बराबरी का जीवन जी रहा है उसको इस गैर बराबरी के भाव से मुक्ति प्रदान करके समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए। और जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भों की बात है अनन्या जी, तो आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जनजातीय समाज के बच्चों की उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए जिस तरह के प्रावधान करे हैं उससे अभी तक 128 बच्चे ऐसे हैं जो लाभान्वित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विदेशों में जाकर प्राप्त कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, MBA के अंदर जिन बच्चों के एडमिशन हुए हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने 25 लाख से लेकर 38 लाख रुपए तक की फीस उन बच्चों के लिए दी है। हम मुख्य धारा में लाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जनजातीय समाज के बच्चे दूरस्थ अंचलों में रहते हैं, उन दूरस्थ अंचलों में रहने वाले बच्चे अगर इंदौर में पढ़ने आते, भोपाल पढ़ने, सागर, ग्वालियर जैसे महानगरों में पढ़ने जाते हैं तो उनके छात्रावास की रहने की व्यवस्था और उनका शुल्क तक सरकार प्रदान कर रही है। और अभी तक ये देखने में आता था कि इंदिरा आवास कुटीर के नाम पर जो पाखंड किया जाता था, एक इंदिरा आवास कुटीर मंजूर होता था वो भी सरपंच की लंगोटी में चिपक कर रह जाता था। मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से एक मजरा टोला, एक पालिया के अंदर जिन आदिवासी भाइयों के सरों पर छत नहीं है उनको मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में छत मुहैया कराने का काम कराए। और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता इसी से ईमानदारी पूर्ण दिखाई देती है कि दिग्विजय सिंह जी के समय जो बजट 726 करोड़ का हुआ करता था जनजातीय कार्य विभाग का, मध्य प्रदेश में इस समय शिवराज जी की सरकार में जनजातीय कार्य विभाग के बजट को 8000 करोड़ रुपए का बजट कराए। पैसा एक्ट को ईमानदारी से लागू करा गया है। राशन के अंदर सबसे ज्यादा होता था, एक समय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया पहुंचाता हूँ और केवल 15 पैसे पहुंचता है, बाकी का 85 पैसे बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। तो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस बिचौलिए तंत्र को समाप्त करा गया है। जनधन के खाते खुलवाए जिसमें जनजातीय वर्ग का भी, मध्य प्रदेश के अंदर जो जनजातीय वर्ग है, मध्य प्रदेश में हर 5वां नागरिक जनजाति का बंधु है जी। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग। उमेश शर्मा जी, एक छोटा सा यहाँ पे मेरा सवाल रहेगा, माफ करना टोकने के लिए, लेकिन एक छोटा सवाल रहेगा यहाँ पे कि क्या भोपाल में कमलापति नगर भी बनेगा? जब गांधी नगर है, नेहरू नगर है, तो क्या कमलापति नगर भी बनाने के उस तरह में यहाँ पर भाजपा कि उसमें एक नाम, यहाँ पर जो स्टेशन का चेंज हो चुका है, थाने का चेंज हो ही रहा है, तो क्या नगर का नाम भी कमलापति भी रखा जाएगा? अच्छा प्रश्न है पर काल्पनिक प्रश्न है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा संदर्भों के साथ उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। राजेश जौहरी जी, आपका आखिरी कमेंट रहूंगी मैं यहाँ पे कि आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, क्या कोई चर्चा रही, अब क्या लगता है नाम बदलने से विकास होगा या काम करने से विकास होगा? और नाम अगर बदल भी रहे हैं तो फिर फर्क क्या पड़ेगा? आप देखिए, चाइना का आदमी चाइनीज भाषा में बात करता है, जापान का आदमी जापानी भाषा में बात करता है, उसके पीछे कोई उसका बहुत बड़ा तकनीकी इशू थोड़ी है। अपनी भाषा, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति के प्रति अगर आपके अंदर स्वाभिमान है, उसके प्रति सम्मान है, तो आप ज्यादा अच्छा विकास कर पाओगे। बाकी विकास सारी चीजें तो हो ही रही थी, लेकिन अगर आपको अपनी संस्कृति पे गर्व हो जाएगा तो ऐसे में हमें लगता है कि अभी ये तो ठीक है, लेकिन अमित शर्मा जी और उमेश शर्मा जी को जो सबसे ज्यादा खटकता है जब हम दिल्ली जाते हैं तो वो है बाबर रोड है, औरंगजेब रोड है, जिन्होंने इतना भयंकर कत्लेआम किया है, उनके नाम पे हमारे देश में सड़कें हैं। तो आप दोनों जो नेता हैं अपने अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करें और कम से कम वो कलंक तो मिटाएं, क्योंकि उस जब सड़कों पे से हम निकलते हैं तो बहुत दुख होता है। लोधी के नाम पे जिन लोगों ने इतना भयंकर कत्लेआम मचाया है,
जब हुमायूं को हराया था उस समय दिल्ली का बहुत बुरा हाल कर दिया था लोधी ने, और उसके नाम पे आप देखिए जो है सड़क है, उसके नाम पे पूरी एस्टेट है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं संस्कृति पे हमें गर्व होना जरूरी है, और दोनों पार्टियों को सबसे मेन स्ट्रीम पे लाके और उन लोगों का उनका जो है उनके साथ जुड़े, उनके साथ अपना जुड़ाव इतना अच्छा करे कि वो लोग अपने आप ही उनको लगने लगे, और वो किसी भी तीसरे दल, जो कि हम इसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं आदिवासी समाज में, जो कि अभी परसों की बात है, जोबट में कुछ लोगों ने बताया कि बीच में अभी उनके यहाँ लोग आने लगे थे, एक विशेष पार्टी के लोग, चंदा दो, तो वो तो कलावती भूरिया उस समय जिंदा थी, कलावती भूरिया लड़ गई और उन्होंने उनको भगाया। लेकिन ये समस्या इसलिए आई है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियां ऐसी जो संभाल सकती हैं इस देश को, तो वो इन दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों जिम्मेदार पार्टियां हैं। जी चलिए, उमेश शर्मा जी, अमित शर्मा जी और राजेश जौहरी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल अगर यहाँ देखा जाए तो नाम चेंज होने पर सियासत लगातार चल ही रही है, दोनों पार्टियों का काम है सियासत करना, लेकिन ऐसे में विकास की धारा से जोड़ना, यानी कि मुख्य धारा से इस वर्ग को जोड़ना और आदिवासी वर्ग को एक जागरूक वर्ग बनाना, ये बहुत जरूरी बात है। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां साथ में लगी हुई हैं इस वर्ग को, लेकिन राजनीति कुछ भी कहे, अगर इस वर्ग का विकास होता है, ये आगे बढ़ता है और मुख्य धारा से जुड़ता है, तो इसमें आदिवासी वर्ग के लिए काफी लाभ है। अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव में आंकलन क्या निकलता है, क्योंकि बात आखिर चुनाव की ही है कि चुनाव में किस पार्टी के हाथ आएगा ये वोट बैंक। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।